हेलो एवरीवन। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेफिनेशन देखेंगे और उसके बाद उसका काइनेटिक्स भी पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता क्या है? नाम से क्लियर है कि इसमें रेट इक्वेशन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर 1 होगा, क्योंकि पावर को ही ऑर्डर बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर, यानी कि पावर 1 है, इसीलिए इसको फर्स्ट ऑर्डर बोल रहे हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब है कि रेट और कॉन्सेंट्रेशन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। रिएक्शंस इन व्हिच रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। Reactions which rate is directly proportional to the concentration of reactant are called first order reaction। वे रिएक्शन जिनका रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन के 1 पावर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसी को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। एग्जांपल देख लीजिए इसका कुछ, जैसे C2H5Cl देता है C2H4 प्लस HCl और इसके लिए रेट इक्वेशन गिवन है K इंटू C2H5Cl का पावर 1। तो बताइए ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर हो जाएगा 1। इसी तरह से कुछ और रिएक्शन है, जैसे N2O5 2N2O5 देता है 2N2O4 प्लस O2। डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, इसका रेट इक्वेशन होता है रेट इक्वल टू K इंटू N2O5 का पावर 1। देखिए यहाँ लगा हुआ है 2, लेकिन एक्सपेरिमेंट से रेट इक्वेशन लिया गया है, उसमें K इंटू N2O5 का पावर 1 था, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1। एक्चुअली में देखा गया है कि एक एक करके ही N2O5 डिकम्पोज होता है, तो इसीलिए इसका ऑर्डर 1 हो जाता है। इसी तरह से कुछ और रिएक्शन है, जैसे H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोज होकर देता है H2O प्लस O2। इसके लिए रेट इक्वेशन जो है रेट इक्वल टू K इंटू H2O2 का पावर 1, इसीलिए इसका ऑर्डर हो जाएगा 1। एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल याद रखिएगा, ऑल रेडियोएक्टिव रिएक्शंस आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रेडियोएक्टिव डीके जो होता है, डीके मतलब उसमें कमी, अल्फा बीटा गामा रे जो निकलता है, जितने भी और रेडियोएक्टिव डीके हैं ये सभी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है रेट इक्वेशन तब तो ऑर्डर निकाल ही लेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है रेडियोएक्टिव डीके तो सीधे समझ लीजिए कि फर्स्ट ऑर्डर है। अगर फर्स्ट ऑर्डर नहीं गिवन है, रेडियोएक्टिव दिया हुआ है, तो भी आपको समझना है कि ये फर्स्ट ऑर्डर है। तो इतने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल है, ये उसका डेफिनेशन है, इसको जल्दी से नोट कीजिए। इसके बाद इसका हम लोग काइनेटिक्स पढ़ेंगे। अब चलिए देखते हैं काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ये और अच्छा तब समझ में आएगा जब इससे पहले वाला वीडियो आप देखेंगे, जिसमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन का काइनेटिक्स बताया है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जिस तरह से बताया है, उसी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग को कंसीडर करना है, मान लीजिए एक रिएक्शन है R गिव्स P, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये कंसीडर कर लिए, मान लिए, एज्यूम कर लिए R गिव्स P एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसका मतलब है कि रेट जो होगा वो होगा K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर 1। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का जो पावर होता है उसी को ऑर्डर बोलते हैं। तो अगर ये फर्स्ट ऑर्डर है तो पावर यहाँ पे 1 होगा। इसके आगे क्या करेंगे, अगर वो वाला आप देखे होंगे जीरो ऑर्डर वाला, तो ठीक उसी तरह से चलेंगे।
कोई चेंजिंग नहीं करना है। कॉन्सेंट्रेशन, अच्छा रेट इक्वल टू होता है माइनस डी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय चेंज इन टाइम, माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय dt, इसका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। तो रेट इक्वल टू इतना भी होता है और रेट इक्वल टू ये भी है, तो दोनों को इक्वल कर लेते हैं। तो रेट इक्वल टू लिख लिए माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय dt इक्वल टू k इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब इसको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को इधर ले आते हैं और dt को उधर ले आते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय r। r इधर डिवाइड में आ रहा है तो इसको 1/r कर लेते हैं, माइनस 1/r इंटू डी आर इक्वल टू ये dt वहां जाएगा, हो जाएगा k इंटू dt। अच्छा एक चीज हम लोग मान लेते हैं, लेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम इक्वल टू 0 मीन्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज r0। जब टाइम 0 होता है उस समय जो कॉन्सेंट्रेशन होता है उसको बोलते हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इसको मान लिया r0, पहले भी माने हुए हैं, सेम वही चीज फिर से एज्यूम करते हैं। एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम इक्वल टू t इज, इस तरह से देखिए t टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो यहां पे मिले, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है ये t टाइम पे है। अब इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, देखिए इसके बाद ये लिख रहे हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। देखिए इंटीग्रेशन का साइन है माइनस प्लस कांस्टेंट, जितना भी होता है इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, माइनस बाहर आ गया, अंदर में बचा 1/r इंटू डी आर इक्वल टू, इस साइड में इंटीग्रेशन का साइन लगा रहे हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है के आ जाएगा बाहर, अंदर बचेगा dt। लिमिट भी लेना होता है तो टाइम का लिमिट देखिए 0 से लेकर t तक, स्टार्टिंग में टाइम 0 था और फिर t हो गया, तो टाइम का लिमिट हो गया 0 से t। और कॉन्सेंट्रेशन का लिमिट, जब टाइम 0 था तो कॉन्सेंट्रेशन r0, यानी जब टाइम 0 था तो कॉन्सेंट्रेशन r0, जब टाइम t है तो कॉन्सेंट्रेशन r। ये लेंगे। अब इंटीग्रेशन का कुछ फॉर्मूला आपको पहले से याद होगा, नहीं याद है तो अभी याद कर लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू होता है x, लिमिट अगर है इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू होता है x, अगर लिमिट है 0 से x तो वो भी साथ में चलेगा 0x। एक बार इसका वैल्यू अपर लिमिट रखते हैं x माइनस देकर लोअर लिमिट रखते हैं 0, यानी x माइनस 0 इक्वल टू x। ये इंटीग्रेशन होता है। एक और फॉर्मूला याद रखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इक्वल टू होता है log ex। लिमिट इसका मान लीजिए x1 x2 है तो ये लिमिट भी साथ में चलेगा x1 x2। अच्छा केमिस्ट्री में log e को ln लिखते हैं, केमिस्ट्री में याद रखिएगा log e को ln लिखते हैं, यानी ln x1 से x2। ये पहले ही बताए हुए हैं, अगर लॉग में कोई प्रॉब्लम है तो लॉग का एक अलग से वीडियो अपलोड किए हुए हैं, उसको देख लीजिएगा, उसमें लॉग के बारे में डिटेल बताया हुआ है। तो 1/x dx का इंटीग्रेशन होता है log ex, log e को ही ln लिखते हैं, यानी ln x। अब एक बार इसका वैल्यू रखिए अपर लिमिट, माइनस करके लिखिए लोअर लिमिट, तो हो जाएगा ln x2 माइनस ln x1, अपर लिमिट x2 माइनस ln, लोअर लिमिट क्या चीज x2। अब log m माइनस log n का फॉर्मूला होता है log m बटा n, यानी ln x2 बटा x1।
और यही ln को log में चेंज करने के लिए, यानी log e को log 10 में चेंज करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इतना इक्वल टू आप लिख सकते हैं log 2.303 log x2 by x1। देखिए ये भी log है, ये भी log है, लेकिन इसमें log का बेस e है और इसमें log का बेस 10 है। log 10 को केमिस्ट्री में log लिखते हैं और log e को केमिस्ट्री में ln लिखते हैं। तो इन सारे फॉर्मूला का यहाँ पे यूज होगा, इसलिए उसको वहां पे पहले बता दिया। चलिए अब फॉर्मूला करते हैं। 1/x dx का इंटीग्रेशन होता है ln x, तो 1/r dr का क्या होगा? ln r माइनस पहले लगा हुआ है और लिमिट साथ में चलता है, लोअर लिमिट r0 और अपर लिमिट r इक्वल टू, इधर आता है इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू x, तो इंटीग्रेशन ऑफ dt इक्वल टू t, ये पहले से है, लिमिट नीचे 0 ऊपर t, वैल्यू रखते हैं और है ये, और माइनस ln एक बार अपर लिमिट r माइनस लोअर लिमिट r0 इक्वल टू k अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0, और ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस ln r0 पहले लिख लेते हैं माइनस ln r इक्वल टू k, t माइनस 0 बचेगा t। अब kt पहले लिख लेते हैं और kt इक्वल टू, देखिए log m माइनस log n, log m माइनस log n इक्वल टू होता है log m बटा n, यानी log m माइनस log n, ln r0 माइनस ln r इक्वल टू हो जाएगा ln r0 बाई r। अब अगर ln को log में चेंज करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई होता है, 2.303 log r0 बाई r। अब ये k इक्वल टू अगर निकालना है तो t को उधर भेज दीजिए, डिवाइड में चला जाएगा, और अगर t इक्वल टू निकालना है तो k को उधर भेज दीजिए। यही जो इक्वेशन आता है इसको बोलते हैं, ये जो इक्वेशन आया है हम लोग का यहाँ पे, इट इज कॉल्ड इंटीग्रल या इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको नोट कीजिए जल्दी जल्दी। ये फॉर्मूला के लिए है, इसको रफ में नोट कर सकते हैं, रफ में लिख सकते हैं, मेन ये वाला है, इसको नोट कीजिए। चलिए अब देखते हैं हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिफिनेशन वही है जो जीरो ऑर्डर में लिखवाए थे। हाफ लाइफ का डिफिनेशन सब जगह वही रहेगा, केवल हम लोग का फॉर्मूला चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूला ये होगा, तो इसी में अप्लाई करना है। हाफ लाइफ में होता क्या है, एट हाफ लाइफ याद रखिए, अगर अभी तक याद नहीं किए हैं तो अब याद रख लीजिए।
हाफ लाइफ का मतलब ही है t इक्वल टू हो जाएगा t हाफ और r इक्वल टू हो जाएगा r0/2। मतलब टाइम जो है वो t हाफ कभी होगा जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ होगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ। R0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, हाफ मतलब उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो अभी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो स्टार्टिंग वाले कॉन्सेंट्रेशन का हाफ हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे हाफ लाइफ। यानी रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाएगा तो उसको बोलेंगे हाफ लाइफ। अब इसमें हम लोग वैल्यू रखते हैं, यहां से t का फॉर्मूला निकालते हैं। t इक्वल टू k यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, इससे लेते हैं t यहाँ जाता है तो k यहाँ डिवाइड में चला जाता है, तो t इक्वल टू 2.303/k log r0/r। इसे पुट करते हैं, हाफ लाइफ का फॉर्मूला t हाफ, t के जगह पे अगर t हाफ रख दिए तो 2.303/k log r0/r के जगह पे लेना होगा r0/2, r0/2, r0 से r0 हो गया कैंसिल। log 2 का वैल्यू तो जरूर याद रखिएगा, और t हाफ इक्वल टू हो जाएगा 2.303/k log 2 का वैल्यू होता है 0.3010। ये वैल्यू याद रखिएगा, log 2 का वैल्यू का बहुत जगह यूज होता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। अगर याद रखने में प्रॉब्लम है तो कैसे वैल्यू देखते हैं, इसके लिए लॉग टेबल देखने का तरीका बताए हुए हैं, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं t हाफ इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 0.693/k। यही है t हाफ। एक चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है कि इसके t हाफ में कॉन्सेंट्रेशन टर्म नहीं है। जीरो ऑर्डर के टी हाफ में, जीरो ऑर्डर का टी हाफ का फॉर्मूला था r0/2, उसमें कॉन्सेंट्रेशन था, लेकिन इसमें कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। यानी इसके हाफ लाइफ पे कॉन्सेंट्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, चाहे कॉन्सेंट्रेशन कितना भी रहे, टी हाफ इतना ही होगा। यानी ये है कि हर टी हाफ के बाद रिएक्शन जितना है उसका हाफ होते जाएगा। मतलब ये है कि अगर मान लीजिए रिएक्टेंट अगर 1 है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे बहुत सारा न्यूमेरिकल हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुका है, इसको समझिएगा। अगर किसी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन अभी 1 है तो टी हाफ अगर उसको मिल जाए, मान लीजिए रिएक्शन का टी हाफ 10 मिनट है, टी हाफ कितना है 10 मिनट, तो 10 मिनट बाद ये 1/2 हो जाएगा, और अगले 10 मिनट बाद ये कितना होगा, इसका 1/2 हो जाएगा। हर टी हाफ के बाद जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो हाफ हो जाएगा, और जो हाफ हो चुका अब ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हो गया, इसका हाफ होगा। यानी ऐसा नहीं है कि अगर 10 मिनट में 1 से हाफ हो रहा है तो अगले 10 मिनट में 0 हो जाएगा। जीरो ऑर्डर में ऐसा होता है कि अगर 10 मिनट उसका हाफ लाइफ है तो 20 मिनट उसका फुल लाइफ होगा, ये जीरो ऑर्डर में था। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ऐसा नहीं होता है। अगर हाफ लाइफ 10 मिनट है तो अगले 10 मिनट में इसका 1/4 होगा, 1/2/2 यानी 1/4। मतलब जो स्टार्टिंग है वो 10 मिनट बाद, हाफ लाइफ के बाद नया स्टार्टिंग हो जाएगा। अब यहां से स्टार्ट करते हैं, अगले 10 मिनट में इसका हाफ होगा, अगले 10 मिनट में इसका हाफ होगा, अगले 10 मिनट में इसका हाफ हो जाएगा, अगले 10 मिनट में इसका हाफ हो जाएगा, अगले 10 मिनट में इसका हाफ हो जाएगा। कंप्लीट कब होगा, कभी नहीं। फुल लाइफ यानी लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंफिनिटी। याद रखिएगा, लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंफिनिटी। नहीं, डिसाइड ही नहीं हो सकता है। मतलब हर
हाफ लाइफ के बाद वो स्टार्ट हो जाता है और अगले हाफ लाइफ में उसका हाफ हो जाता है। हर बार हाफ होते जाएगा, हाफ करते जाइए 1/64, अगले में और हाफ हो जाएगा, और हाफ हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ये हाफ होते रहेगा लेकिन कभी कंप्लीट नहीं होगा। इसीलिए जो रेडियो एक्टिव डीके होता है, आप सुनते होंगे जो एटम बम जहां जहां गिराया गया है वहां पे आज भी रेडियो एक्टिव डीके होते रहता है, रेडियो एक्टिव रेडिएशन निकलते रहता है। इसलिए क्योंकि रेडियो एक्टिव रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होता है। यानी जिसे आप लोगों को मालूम होगा हिरोशिमा और नागासाकी पे जो एटम बम गिराया गया था, आज भी वहां पे रेडियो एक्टिव रेडिएशन होते रहता है। रेडियो एक्टिव रेडिएशन कभी लास्ट नहीं करता है, यही है कि उसका इंटेंसिटी कम होता जाता है। देख लीजिए, पहले 1 था, 1 से 1/2 हो गया, 1/4 हो गया, 1/8, इंटेंसिटी कम होती जाएगा लेकिन कंप्लीट कभी नहीं होगा। ये इंटरेस्टिंग थिंग याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। यानी आप लिख सकते हैं कि हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसेंट्रेशन। कंसेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है, कंसेंट्रेशन का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नोट कर लीजिए। अब चलिए देखते हैं ग्राफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ हैं जो आपको बनाने आना चाहिए और आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। बनाने आए या ना आए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, ग्राफ गिवन रहेगा और पहचानने के लिए देगा कि ये किस ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है। तो सबसे पहले तो ग्राफ बिटवीन रेट एंड कॉन्सेंट्रेशन। तो रेट जो होता है, रेट इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है, यानी इसका पावर होता है 1। यानी रेट और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में जो ग्राफ होगा, रेट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन, इसमें कोई डाउट नहीं। रेट ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन रहता है ऊपर। इसका जो ये एंगल बनेगा थीटा और स्लोप इक्वल टू हो जाएगा के tan थीटा और इक्वल टू हो जाएगा के। वही फॉर्मूला से चलता है y इक्वल टू mx प्लस सी, y इक्वल टू mx प्लस सी। सी 0 है, देखिए 0 से स्टार्ट किए हैं और पॉजिटिव स्लोप है इससे ऊपर जाएगा। m स्लोप क्या है k। y के जगह पे रेट और x के जगह पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सेकेंड है, हम लोग अभी निकाले थे फॉर्मूला, थोड़ा सा उसको आपको देखना होगा। जो फॉर्मूला अभी आया था log r0 माइनस log r इक्वल टू kt, ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला से अगर देखें तो log r इक्वल टू, ये अभी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आया था फॉर्मूला, तो इसी से देखिए log r इक्वल टू क्या होगा। log r इक्वल टू हो जाएगा, ये इसको इधर ले जाइएगा तब ये log r होगा, ये kt इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में kt और प्लस log r0। इसको भी ले लीजिए y इक्वल टू mx प्लस सी, यानी अगर हम लोग y एक्सिस पे log r लेते हैं और
एक्स एक्सिस पे टी लेते हैं, देखिए टी टाइम, तो इंटरसेप्ट log r0 होगा, यानी मान लीजिए यहां पे है log r0, और ग्राफ जो है उसका स्लोप होगा माइनस के, स्लोप माइनस के है यानी कि ऊपर से नीचे आएगा, ये ग्राफ यानी स्लोप जो होगा इसका स्लोप इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा इक्वल हो जाएगा माइनस के, अच्छा ये एलेन था, एलेन आर, एलेन रहेगा तो ऐसा, लॉग का ही बताएंगे जस्ट इसके बाद। ये एलेन r0 और एलेन आर और टी के बीच में ग्राफ ऐसा है। अगर इसी एलेन को लॉग में चेंज कर दें, लॉग में चेंज करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करना होगा, उसको उधर भेज दीजिए तो डिवाइड में चला जाएगा, यानी आप लिख सकते हैं log r इक्वल टू माइनस के टी बाई 2.303 प्लस, इसको भी लॉग में चेंज कीजिएगा तो log r0 हो जाएगा, इसमें भी 2.303 लगेगा जो इसके 2.303 से कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया? एलेन को लॉग में चेंज किए तो 2.303 आया, ये देखिए 2.303 आया, इसको इधर भेज दिए डिवाइड में, तो यहां भेज दिए तो देखिए ये डिवाइड में है, और यहां भेजे तो इसके 2.303 से 2.303 कैंसिल हो गया। इसमें भी तो एलेन की जगह पे लॉग लिखेंगे तो 2.303 आएगा ना, तो जो 2.303 इधर भेजे इसमें डिवाइड में हो गया और इसमें 2.303 से कैंसिल हो गया। अब इसको ले लीजिए y इक्वल टू mx प्लस c, तो क्या हो जाएगा? थर्ड ग्राफ देखिएगा, अगर log r ले लेते हैं y एक्सिस पे log r और x एक्सिस पे ले लेते हैं t, तो इसका इंटरसेप्ट हो जाएगा log r0, इसका भी नेगेटिव स्लोप है, ये थीटा, स्लोप इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू है माइनस के बाई, देखिए एम के जगह पे माइनस के बाई 2.303 है, इसको याद रखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट ग्राफ है, अगर इसको आप लोग इसी फॉर्मूला को आगे चेंज करते हैं, एक्सपोनेंशियल मिल जाते हैं, एलेन हटाते हैं, तो एलेन हटाइएगा तो ये हो जाएगा r इक्वल टू, यहां से आते हैं एलेन हटाइएगा तो r इक्वल टू हो जाता है r0 इंटू ई का पावर माइनस के टी, इसको चेंज कीजिएगा तो ये ऐसे हो जाता है r इक्वल टू r0 इंटू ई का पावर माइनस के टी। तो इस तरह से अगर y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करते हैं, y इक्वल टू mx प्लस c से, अगर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेते हैं और यहाँ पे टाइम ले लेते हैं, तो इसका जो स्लोप आएगा, जो एम आएगा, वो एक्सपोनेंशियल में आएगा, एक्सपोनेंशियल में आएगा, इस तरह से एक्सपोनेंशियल ग्राफ ऐसे बनता है। इसका मतलब ही साफ है कि जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम होते जाएगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे कॉन्सेंट्रेशन कम होते जाएगा, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन कभी जीरो नहीं होगा। देखिए कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है लेकिन कभी जीरो नहीं होगा, इन्फिनिटी टाइम में जीरो होगा। तो इस तरह से एक्सपोनेंशियल ग्राफ आता है इसका। तो ये 3-4 ग्राफ है, इसको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पे लिख सकते हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन R0